चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने स्पेस पे डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया है ना। तो स्पेस पे एक बार वैरायटीज देखने की मैंने क्या क्या कहा कि स्पेस पे ठीक, देखो स्फेयर पे कौन कौन सी चीजें हमको पढ़नी है। ठीक, एक बार जल्दी में सुनो। तो स्फेयर हो सकता है हमारा कि हॉलो कंडक्टिंग, ऐसा हो सकता है हमारा क्या हो, हॉलो कंडक्टिंग। ठीक, ऐसा हो सकता है हमारा सॉलिड कंडक्टिंग। ठीक, समझ में, ऐसा हो सकता है कि जो स्फेयर है वो हमारा हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, और ऐसा हो सकता है कि हमारा क्या हो, सॉलिड, क्या हो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये चार तरह के स्फेयर्स। ठीक, समझ में। अच्छा, स्फेयर कोई भी हो, क्या क्या पढ़ना होता है स्फेयर से, बातें सुनो ध्यान से। ठीक, दूसरी बात है कि यहाँ पर जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा वो ऐसा नहीं है सिर्फ इस चैप्टर के लिए। ठीक, समझ में, तुम्हारा पूरा ग्रेविटेशन इससे कवर हो जाएगा। ठीक, तो वो बच्चे जो कॉम्पिटिशन वाले हैं वो तो बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक, आपका ग्रेविटेशन का 90% सवाल यहाँ पर हुए डिस्कशन से हो जाए। ठीक, समझ में, खासतौर से जो भी अर्थ से जुड़े हुए सवाल हैं वो सब हो जाएंगे अगर आप ये डिस्कशन ढंग से सुनते हैं। ठीक, तो स्फेयर कैसा भी हो, देखो क्या क्या पूछेंगे हम। स्फेयर से जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हैं अंदर बाहर। ठीक है भाई, ई इनसाइड और ई आउटसाइड, हाँ कि ना। तो स्फेयर से जुड़ा हुआ डिस्कशन हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर पूछ लें, ई इनसाइड पूछ लें और ई आउटसाइड पूछ लें। ठीक, समझ में। और क्या पूछ सकते हैं हम, इनके ग्राफ पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, ग्राफ पूछ सकते हैं। ठीक, दैट इज ग्राफ, इनसाइड का ग्राफ और आउटसाइड का ग्राफ। ठीक, और क्या पूछ सकते हैं आपसे, पोटेंशियल पूछ सकते हैं, इनसाइड और कौन सा, आउटसाइड। ठीक, समझ में आया, अरे आया नहीं आया। ठीक, समझ में, इनके ग्राफ हो जाएंगे, पोटेंशियल का भी क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ठीक, हाँ ठीक, तो सुने ध्यान से। ठीक, इनके क्या हो सकते हैं, ग्राफ हो सकते हैं। ठीक है, समझ में। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, समझ में, यानी कि सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड, पोटेंशियल इनसाइड आउटसाइड, ग्राफ अंदर बाहर दोनों। ठीक, समझ में। प्लस इसके अलावा जब भी कभी आप स्फेयर के ऊपर चार्ज असेंबल करते हैं तो उस स्फेयर की कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, एनर्जी हो जाती है। क्या हो जाती है, एनर्जी। तो उस स्फेयर की एनर्जी। ठीक, समझ में, यानी कि फील्ड अंदर बाहर, पोटेंशियल अंदर बाहर, ग्राफ और एनर्जी, टोटल ये 6 तरह की चीजें किसी भी तरह के स्फेयर के लिए पूछी जाती है। ठीक है, समझ में आई बात। 6 क्या 7 मान ले, पोटेंशियल का ग्राफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। ठीक, तो सोचो ध्यान से, तुम्हें किसी भी तरह के स्फेयर के लिए ये 7 तरह की चीजें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर, पोटेंशियल अंदर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ, और साथ में क्या, उसकी एनर्जी। साथ में क्या, उसकी एनर्जी। ठीक, समझ में, ये 7 तरह के पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। अब जैसे मान लिया हॉलो कंडक्टिंग, जैसे मान लिया क्या है, हॉलो कंडक्टिंग, तो हॉलो कंडक्टिंग में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे। सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, अच्छा यूनिफॉर्मली होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली होगा। अच्छा, यूनिफॉर्मली होने की कंडीशन भी है कि ये आइसोलेटेड हो, कि ये क्या हो, आइसोलेटेड। अरे बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाई गई हो या फिर इसके आसपास कोई चार्ज रखा ना गया हो। अगर ये आइसोलेटेड है तो चार्ज कैसा होगा, यूनिफॉर्म। तो हम मान रहे हैं कि यूनिफॉर्म चार्ज। मान लिया सॉलिड कंडक्टिंग, मान लिया क्या हो, सॉलिड कंडक्टिंग, तो भी मैं जानता हूँ सारा चार्ज कहाँ आएगा, सरफेस पे आएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं हो, अंदर कोई चार्ज नहीं हो। ठीक, समझ में। ऐसे ही मान लो क्या हो, कोई हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, क्या हो, कोई हॉलो नॉन कंडक्टिंग। ठीक, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा चार्ज है, यूनिफॉर्मली। अच्छा सुन ले ध्यान से,
नॉन कंडक्टिंग पे चार्ज हमेशा यूनिफॉर्मली होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी। ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई भी आपके पास स्फीयर है, ठीक, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन कंडक्टिंग के केस में हमेशा यूनिफॉर्म होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। कारण क्या है? हाँ गुड, क्योंकि जहाँ चार्ज होगी वहीं पे क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, वो खुद से फैल नहीं सकता। ठीक, गुड, समझ में? तो यहाँ पर भी अगर मैं यूनिफॉर्म मान लूँ तो हॉलो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ आएगा? सरफेस में। ठीक, तो इन 3 केसेस में मैं बता चुका हूँ, ये जो 7 तरह की बातें हैं उन पर डिस्कशन क्या होगा? सेम। ठीक, समझ में? उन पर डिस्कशन अलग अलग नहीं होगा। ठीक, समझ में? ठीक, सिर्फ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में जब चार्ज अंदर भी हो और बाहर भी हो, जब चार्ज अंदर भी हो और सरफेस पर भी हो, केवल इस केस में डिस्कशन बदलने वाला है। ठीक है, समझ में? तो सोचो ध्यान से, हम 7 इसके लिए अलग अलग पढ़ेंगे या एक साथ पढ़ेंगे? इसको एक साथ पढ़ लेंगे। तो 7 प्रॉब्लम्स यहाँ पे और 7 केसेस यहाँ। टोटल 14 केसेस में आपका पूरा स्फीयर ढंग से कवर हो जाएगा और फिर हम बात कर लेंगे एप्लीकेशन की। समझ में? तो हम एक एक करके सब पर बात करना शुरू करते हैं। ठीक, समझ में? तो सबसे पहले लिखें केस फर्स्ट। ठीक, केस फर्स्ट ब्रैकेट में लिखें हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। इन सब पे एक साथ डिस्कशन करेंगे। कुछ छोटी छोटी चीजें पूछूंगा, बताते रहिए। हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, जल्दी बताओ। अरे क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्या क्या पढ़ेंगे जल्दी बता दो। हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ब्रैकेट में लिख लेंगे इसके साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, समझ में? ठीक है, अरे समझ में? अच्छा चलो लॉजिक से बताओ। सबसे पहले चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले डिस्कशन किस पे करते हैं? तो मुझे बताओ, जब भी कभी मैं चार्ज दूंगा तो सारा चार्ज कहाँ आएगा? सरफेस पे। क्यों? क्योंकि अंदर कोई मटेरियल नहीं है। और अगर कंडक्टिंग है तो अंदर मटेरियल होने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो मान लो सारा चार्ज मैंने कहाँ दे दिया? सरफेस पे दे दिया। बढ़िया मस्त यूनिफॉर्मली लगा। ठीक, यूनिफॉर्मली चार्ज कर लो। ठीक, ये इसका सेंटर था। ठीक, और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस कितना है? ठीक, समझ में? ठीक, अब मान लो मैं इसके अंदर किसी भी पॉइंट P पर, इसके अंदर किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? स्मॉल। ठीक, यानी मैं अंदर निकालना चाहता हूँ, दैट इज E इनसाइड निकालना चाहता हूँ। तो E इनसाइड है तो मतलब R की वैल्यू क्या है? लेस देन कैपिटल R। ठीक, समझ में? तो आप अच्छे से जानते हैं फील्ड क्या होता है? C। फील्ड क्या होता है? लॉजिक क्या है? गिव एंड क्लोज 0। सही से बताऊंगे, सही लॉजिक नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको दोबारा से। ठीक है, ये जो लॉजिक है ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है, किताबों में भी लिखा हुआ है, मैं भी कई बार ऐसा बोल दूँगा, और ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसको बाकायदा प्रूफ करके देखते हैं। ठीक, समझ में? अच्छा लॉजिकली सोचो, मान लो इस पॉइंट P पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती, वैसे तो नहीं होती है, ठीक, लेकिन कभी भी मान लिया अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो कौन सी डायरेक्शन में होती? राइट पे या लेफ्ट पे? किधर इलेक्ट्रिक फील्ड? राइट पे बनाते हैं, लेफ्ट पे बनाते हैं? अगर मान लिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो किधर होती? राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? विद प्रॉपर लॉजिक बताएंगे। या अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ, ये स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज है इसमें,
यहाँ कहीं पॉइंट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट या लेफ्ट? लॉजिक क्या है? हाँ तो पॉजिटिव है तो राइट क्यों है? पॉजिटिव चार्ज है, अरे ये पॉइंट चार्ज थोड़ी था। नहीं सोचो, अरे भाई यहाँ कहीं कोई पॉइंट चार्ज होता तो फील्ड राइट की तरफ डायरेक्ट बता देते हैं। स्फीयर की वजह से यहाँ पर फील्ड राइट हैंड साइड पे बनेगी, सही बात है। लॉजिक क्या है? शेल थ्योरम। अरे शेल थ्योरम के पीछे भी लॉजिक होगा, वो लॉ नहीं है, थ्योरम है। पहली बात तो ये समझ लें, ठीक है? समझ में? हाँ हम मानते हैं ना, ठीक है? तो मानने के पीछे भी तो कोई कारण होगा। थोड़ा सा इमेजिनेशन करें कि कैसे इमेजिन। अच्छा सोचो, क्या मैं इस स्फीयर को ऐसी रिंग के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ? भाई एक स्फीयर है, एक रिंग, फिर एक और रिंग, फिर एक और रिंग, फिर एक और रिंग। अरे क्या स्फीयर को इस तरीके से रिंग के फॉर्म में इमेजिन किया जा सकता है? तो सोचो, मान लिया अगर ये रिंग हो तो रिंग की एक्सियल लाइन पे फील्ड कहाँ होती है? इस डायरेक्शन में। इस तरह की जो लाखों करोड़ों रिंग्स बनेंगी, उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? राइट हैंड साइड पे। हाँ कि ना? अबे यार समझ में आया? ये लॉजिक है इसका, दिमाग खर्च छोड़ के ना आए करें, ठीक है? समझ में? थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छी रखें कि अगर आप इस रिंग को तोड़ दें, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप जेन्युइनली कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपना इमेजिनेशन अच्छा रखें। बहुत सारी चीज़ें किताबों में नहीं लिखी हैं, वो आपको सोचना पड़ता है खुद से, ठीक है? कि भाई अगर एक रिंग, एक स्फीयर को मैं तोड़ूं तो बहुत सारी रिंग्स ऐसे बनेंगी, ठीक है? समझ में? लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर, ठीक? और रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होती है, हाँ कि ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दी ऐसे, सिंपल, खत्म, ठीक? चलो सेम लॉजिक यहाँ इस्तेमाल करो। इधर बनेगी राइट हैंड साइड में, क्यों? क्योंकि भाई रिंग बनी, एक मान रिंग बनी, तो इस रिंग की वजह से फील्ड किधर? लेफ्ट की तरफ। लेकिन सोचो, जो इधर की तरफ ज्यादा रिंग्स बन रही हैं, तो जो इधर की तरफ की फील्ड होगी वो क्या करेगी? डोमिनेट करेगी। यानी जो इधर रिंग बनाओगे, उसकी फील्ड किधर जाएगी? राइट हैंड साइड पे। और आप खुद ही समझ सकते हैं कि इधर की तरफ रिंग ज्यादा बन रही है। अबे यार, तो मान लो अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो किधर की तरफ होती? राइट हैंड साइड। समझ में? ठीक? तो कई बार किताबों में जब इसका प्रूफ लिखा है तो फील्ड को राइट हैंड साइड की तरफ बनी होती है। बच्चे से पूछ लो लॉजिक क्या है, तो बेहोश, ठीक? तो उसको ढंग से समझे, तो कहाँ बनेगा ये? कहाँ बनेगा ये? राइट हैंड साइड पे। कहाँ बनेगा ये? राइट साइड। तो अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो वो इस तरीके से बनती, हाँ कि ना? ठीक, समझ में? तो अगर मैं यहाँ पर कोई एरिया वेक्टर कंसीडर करूँ छोटा सा, किस डायरेक्शन में कंसीडर करूँगा? राइट हैंड साइड पे। किधर कंसीडर करूँगा? राइट हैंड साइड पे, हाँ कि ना? किधर कंसीडर करूँगा? अरे इसमें कोई समस्या किसी को? ठीक, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जो छोटा सा वेक्टर डीए मान लिया, वो भी मान लो किधर मान लेता हूँ? इधर। अरे ये बात समझ में आई? एक छोटा सा जो वेक्टर है डीए, वो इस डायरेक्शन में मान लो, ठीक? अब गॉस थ्योरम देखो क्या लिखोगे। अगर आप इस रेड वाले सरफेस के लिए गॉस थ्योरम लिखो तो क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई, इनसाइड निकाल रहा हूँ तो इनसाइड, ठीक? डॉट में कितना? डीए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाई में कितना? एप्सिलॉन। क्यू इनक्लोज्ड बाई में एप्सिलॉन। सिमेट्री की वजह से ई हर जगह ऐसे ही बनेगा, सेम। मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? सेम। और ई और डी के बीच में एंगल भी हमेशा 0 डिग्री, ठीक? समझ में? तो ई मैंने इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल लिया, इनसाइड। अच्छा ये इनसाइड है और ये इनक्लोज्ड है, ठीक? समझ में? ई इनसाइड डॉट डी ए, डी ए यानी कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई छोटा आर बड़ा? छोटा, क्योंकि रेड सरफेस के लिए कर रहा हूँ छोटा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाई में कितना? एप्सिलॉन। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। समझ में? जब आप ये सॉल्व करते हैं तो इसलिए आपका ई इनसाइड क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अरे समझ में आया ना? अरे समझ में आया? इसलिए क्या हो गया? 0। अच्छा आउटसाइड के लिए
अगर आप आउटसाइड की बात करेंगे, ई आउट की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है बोलो, आर या तो बड़ा है या तो बराबर है। ठीक, समझ में, आर या तो बड़ा है या तो बराबर है। तो उस केस में क्या किया जाएगा जल्दी बताओ। अरे मान लो बाहर निकालना चाहते हो कहीं, यहाँ कहीं किसी को, तो क्या करोगे, समझ में। ठीक, तो आउट के लिए खुद से बनाओ, खुद से निकालो। चलो ठीक है, ये तो हो गया ई एन आउट के लिए। ये मान लिया है, इसको बढ़िया मस्त है। क्या करेंगे जल्दी बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो एक ऐसा बड़ा गॉसियन सरफेस बना देंगे। ठीक, समझ में। अच्छा, अब तो लॉजिकली क्लियर हो गया ना। अगर कोई ई है तो इसी डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो छोटा सा एरिया वेक्टर बनेगा डीए, वो भी सेम डायरेक्शन में। अरे हाँ कि ना, ठीक, समझ में। तो चलो इसके लिए अगर आउटसाइड के लिए कैलकुलेशन करनी हो तो क्या लिखो। आउटसाइड के लिए मेरे को पता है, आउटसाइड के लिए क्या पता है कि आर की वैल्यू या तो बड़ी है या तो बराबर है किसके, कैपिटल आर के। चलो जल्दी बोल दो आउट के लिए, वही क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई, कौन सा ई, बाहर वाला ई, डॉट डीए इज इक्वल टू क्यू इन क्लोज। अच्छा, क्यू इन क्लोज तो क्यू ही, क्यू इन क्लोज तो क्यू ही डिवाइडेड बाय कितना, ऐसा डिवाइडेड बाय कितना, ऐसा। ठीक, समझ में। ठीक, यानी कि सीधा सीधा हो गया ई आउटसाइड इनटू में डीए, डीए की वैल्यू, अरे डीए की वैल्यू डीए डी डी लोगे 4 पाई आर स्क्वायर। छोटा आर बड़ा, छोटा आर बड़ा, छोटा आर भाई बड़े वाले सरफेस के लिए है ना, जो सरफेस। अरे डीए में वो वाला एरिया लेते हैं जो गॉसियन सरफेस का है, समझ में आया, चार सरफेस का नहीं। ठीक, समझ में आया। ये इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये इज इक्वल्स टू आउटसाइड कितना है जल्दी बोल दो, क्यू बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। समझ में आया, आया नहीं आया। प्रॉपर वेक्टर साइन के साथ लिखना हो तो यहाँ वेक्टर साइन लगाओ और यहाँ क्या लिख दो, आई क्या। ठीक, अरे समझ में आया, अरे आया नहीं आया। चलो ग्राफ की बात कर लें, ग्राफ की बात करें। चलो ठीक, समझ में, ग्राफ की बातें कर लेते हैं। ये तार है, चलो अगर आप ग्राफ की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ आप खुद ही देख सकते हैं। अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो सेंटर से लेके बिल्कुल सरफेस तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम लगेगी। हाँ ठीक, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कौन सी है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया। और इसके पहले 0, इसके पहले क्या, ये समझ में आया, ये समझ में आया। पोटेंशियल के बारे में बात करें, पोटेंशियल के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। स्टार्ट करें। चलो अब सुनना ध्यान से,
थोड़ा थ्योरेटिकल एनालिसिस करते हैं। ये मेरा स्फीयर है, ये मेरा क्या है, अगर ये पहले से चार्ज है तो मुझे ये पता चल गया भाई साहब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर तो है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई देने वाली नहीं। ये क्लियर हो गया ना, इसके अंदर किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी इसकी बताएं। अरे सरफेस से स्टार्ट होगी और रेडियली आउटवर्ड कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी। कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ से गई और बहुत दूर कहीं इनफाइनाइट तक पहुँच गई। ठीक ऐसे ही नीचे, ऐसे ही ऊपर, ऐसे ही इधर कहीं, ऐसे ही इधर कहीं, ऐसे ही इधर और ऐसे ही, इस तरह की बहुत सारी लाइन्स निकले। ठीक समझ में क्लियर है। अब कुछ छोटे छोटे लॉजिक्स हम अच्छे से जानते हैं कि अगर आप यहाँ से बहुत दूर कहीं हो, अगर आप यहाँ से बहुत दूर कहीं हो तो हम मान लेते हैं कि भाई वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। कहीं बहुत इनफाइनाइट दूरी पे यहाँ कहीं पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। आप यहाँ कहीं हैं, ठीक समझ में। अब आप वहाँ से इधर आना शुरू कर रहे हैं, ठीक, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल लॉजिकली क्या होगा, बढ़ेगा। कोई सेम डायरेक्शन में जाने पर घटता है, उल्टा आने पर बढ़ता है। तो पोटेंशियल बढ़ा 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 और बिल्कुल सरफेस तक आते आते क्या हो गया, मैक्सिमम। ठीक समझ में। और जब आप सरफेस के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, सोचो यहाँ तक सर मैक्सिमम हो गया, कुछ हो गया से x हो गया, ठीक। अब जैसे ही तुम आगे बढ़ गए, अंदर तो फील्ड है ही नहीं, तो जो x की वैल्यू है अब इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। अब क्योंकि इसके अंदर इस इंटायर रीजन में किसी किस्म की कोई फील्ड नहीं है, तो अब मैं इस इंटायर रीजन में चाहे जहाँ घूम लूँ, चाहे जहाँ टाइम पास कर लूँ, किसी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, किसी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मुझे ये तो फील हो गया ढंग से कि जो हमारा ये मतलब स्फीयर है, जो हमारा स्फीयर कौन कौन सा, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो, चाहे हॉलो कंडक्टिंग हो, या फिर चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ठीक। अगर उन सब में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अंदर की तरफ पोटेंशियल वही होगा जो कहाँ है, सरफेस पे। जो कहाँ है, बाहर नहीं, कहाँ, सरफेस। ठीक समझ में। सबसे पहला पॉइंट रखिए, ठीक। We can clearly observe that. We can clearly observe that. ठीक, पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, surfaces maximum in case of positively charged sphere। अच्छा नेगेटिवली चार्ज स्फीयर होता तो, अच्छा नेगेटिवली चार्ज स्फीयर होता तो तुम लॉजिकली बात करना, अगर स्फीयर में कैसा चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आती, तो क्या अगर तुम यहाँ जीरो मानते तो क्या पोटेंशियल जीरो से कम होने लगता, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक। तो पोटेंशियल घटता घटता और इस केस में सरफेस पे क्या मिल जाता, मिनिमम। सरफेस पे क्या मिल जाता, मिनिमम मिल जाता। तो ये तो बात आपको लॉजिकली समझना है, क्योंकि मैंने डायग्राम पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाया है तो उसी के टर्म से बात कर, ठीक। नेगेटिव के केस में क्लियर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अरे समझ में आया, अरे आया नहीं आया, ठीक समझ में। तो हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश करें कि कितना होता है, ठीक। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, अरे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर, ये बात समझ में आई। अरे ये बात समझ में आई, ऐसे तो निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर, ठीक समझ में। तो चलो मान लिया
आप किसी चार्ज को 1 कूलम के चार्ज को किसी पॉइंट ए से उठाया था और कहाँ रख दिया था, इन्फिनिटी। कहाँ रख दिया था, इन्फिनिटी। ठीक, तो ये मान लिया सेंटर है, स्फीयर का रेडियस मान लो कितना है r, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो कितनी हो, स्मॉल, कितनी हो, स्मॉल। ठीक, समझ में। तो इस दौरान ए से लेकर के इन्फिनिटी तक जो चेंज इन पोटेंशियल हुआ वो कैसे लिखोगे, अरे कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। ठीक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, r से लेकर इन्फिनिटी तक, r से लेकर इन्फिनिटी तक, और आगे क्या लगाऊंगा, एक माइनस, आगे क्या लगाऊंगा, एक माइनस। अरे ऐसे ही तो लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक, समझ में। आपको बेसिक फॉर्मूला याद दिला दूं, लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, आर इनिशियल से आर फाइनल तक, इसके आगे माइनस साइन लगाओ, तो यही होता है हमारा चेंज इन पोटेंशियल। यही होता है हमारा क्या, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक, समझ में आया, अरे समझ में आया। ई डॉट डी आर क्या लगाते हैं, माइनस साइन। ठीक, ई क्या कितना है बाहर की तरफ, अरे कितना है, k क्यूब बाई आर स्क्वायर, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा मैं, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, माइनस साइन से इंटीग्रेशन ऑफ q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट dr, r इनिशियल से r फाइनल तक इज इक्वल्स टू डेल्टा p, इज इक्वल्स टू डेल्टा p। चलो थोड़ा सा जनरल बात कर लेते हैं, r इनिशियल r फाइनल रख दूंगा बात। ठीक, समझ में। चलो इधर देखो जल्दी से, तो इंटीग्रेशन करने में क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट था कहाँ गया, बाहर, q कांस्टेंट था कहाँ गया, बाहर, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r, और माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तो ये सीधा क्या बचा, 1/r। लिमिट कहाँ से कहाँ, r इनिशियल से r फाइनल। ठीक, समझ में गया। ये हो गया हमारा डेल्टा p। अब खुद ही सोचो, मान लो चार्ज पहले कहाँ रखा था, इनफाइनाइट पे, अब कहाँ पे आया, किसी दूरी r पे। तो जब इनफाइनाइट पे था तो r इनिशियल कितना रहा होगा, इनफाइनाइट, और जब किसी दूरी पे आया तो r फाइनल कितना हो गया होगा, r कितना हो गया होगा, r। तो चलो फॉर्मूले में वाले क्या लिखेंगे, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। ये हो गया डेल्टा v, ये हो गया डेल्टा v, दैट इज पोटेंशियल एट r माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। समझ में आया, अरे आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया, ये होगा 1/इन्फिनिटी कितना, 0, 1/इन्फिनिटी कितना, 0, तो vr माइनस v इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू कितना, q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक, समझ में आया। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस q, नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस q। समझ में, एक बार छाप लें। ये मिटा दो, ये कुछ बातें आपको छोटी छोटी बता दी। ये मैं बहुत जोर दे रहा हूँ उसको इस तरीके से ही समझने के लिए। क्यों जोर दे रहा हूँ, सुनना। आप जनरली क्या याद करते हैं, मान लो एक स्फीयर है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो एक स्फीयर है उस पर कैसा चार्ज है, ठीक है, सेंटर से किसी दूरी r पे बाहर की तरफ पोटेंशियल क्या लेते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। अगर तुम ध्यान से देखो, ये यहाँ पर पोटेंशियल नहीं है,
बल्कि ये यहाँ पर इनफाइनाइट और दूरी r के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, समझ में आया? ये मानते हुए अगर मैं इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो मानूं, अगर मैं इंफिनिटी पर क्या मान लूं, पोटेंशियल जीरो मान लूं, अगर मैं इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या मान लूं, जीरो मान लूं, तो जब यहाँ पर पोटेंशियल तुम जीरो मान लोगे तो VR क्या हो जाएगा, Q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूँ स्फीयर से किसी दूरी R पर, स्फीयर से किसी दूरी R पर बाहर की तरफ, स्फीयर से किसी दूरी R पर बाहर की तरफ पोटेंशियल क्या होता है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो मैंने ये माना है कि इनफाइनाइट के पोटेंशियल क्या था, जीरो था। ठीक है, कई बार एग्जाम में फंसाते हैं, बोलते हैं अगर इनफाइनाइट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, अगर इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या है 5, तो r दूरी पर पोटेंशियल +5 +5। अरे भाई अगर इनफाइनाइट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो मैं यहाँ 0 की जगह क्या पुट करूंगा, 5। ठीक है, समझ में आई बात? तो जब मैं लिखता हूँ किसी स्फीयर के सेंटर से बाहर की तरफ किसी दूरी r पे पोटेंशियल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, तो मैंने ये माना है कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या था, जीरो था। इसीलिए आप ये फॉर्म जरूर समझेंगे फॉर्मूले का। ठीक है, समझ में आया? हमने माना है तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अरे समझ में आया नहीं आया? अरे समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी तरह की कोई, छाप लो। उससे छाप लो। स्टार्ट करें आगे। चलो अब कुछ छोटी छोटी चीजें देखो। मैंने कहा ये स्फीयर था और इसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज था। मैं इसके लिए मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे इनफाइनाइट पर। ठीक, तो अनंत दूरी पर पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया, किसी जनरल दूरी r पर, किसी जनरल दूरी r पर। ठीक है, पोटेंशियल V एट जनरल डिस्टेंस r क्या माना, क्या माना, k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई में कितना r, पाई में कितना r। ठीक, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा पोटेंशियल बढ़ा है, पोटेंशियल बढ़ा है। जब मैं बिल्कुल सरफेस से पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल कहां पहुंच जाऊंगा, सरफेस पे। ठीक, समझ में? मान लो बिल्कुल सरफेस से पहुंच गया, r दूरी पर पहुंच गया। ठीक, तो बिल्कुल सरफेस से पोटेंशियल क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एट सरफेस क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो, KQ बाई कैपिटल, KQ बाई। अब सोचो सरफेस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो आप अगर अंदर की तरफ बात करेंगे तो अंदर की तरफ क्या हर जगह पोटेंशियल सेम है, कितना, KQ बाई कैपिटल। तो कहीं भी कोई पॉइंट अंदर हो तो अगर आप V इनसाइड की बात करेंगे तो वहां पर पोटेंशियल उतना ही होगा जहां जितना कहाँ है, सरफेस पे। कितना, KQ बाई में कैपिटल, KQ बाई में कैपिटल। क्या सारी बातें समझ में आ गई? क्या सारी बातें समझ में आई? कोई दिक्कत किसी तरह की कोई? तो क्या कंडक्टर के अंदर में किसी भी चार्ज को यहाँ वहाँ दौड़ाऊं, मतलब एक हॉलो स्फीयर के अंदर किसी भी चार्ज को यहाँ वहाँ दौड़ाऊं, क्या हमेशा उस पर वर्क डन जीरो? अरे हाँ कि हाँ, उस पर वर्क डन क्या होगा, जीरो। समझ में आई बात? अरे समझ में आई? कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई? ठीक, समझ में? चलो ये क्लियर हो गया ना, ठीक है भाई। ठीक, सर ग्राफिकली बात करो थोड़ा सा, तो इस पर मैंने पोटेंशियल प्लॉट किया है
और इस पर क्या प्लॉट किया, तो तुम ध्यान से देखो सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल में किसी किस्म का कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसके बाद पोटेंशियल क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद पोटेंशियल क्या होगा, घटना शुरू। ठीक, समझ में, ये सेंटर से लेके सरफेस ये दूरी कितना, ठीक, समझ में। हाँ नेगेटिव ग्राफ, नेगेटिव डायरेक्शन ग्राफ कहाँ बनेगा नेगेटिव। अच्छा सुनिए, मैंने पॉजिटिव के लिए ग्राफ बनाया है, नेगेटिव के लिए दोनों का ग्राफ आपको होमवर्क है, ठीक, समझ में, तो बनाएंगे तो उससे अरे ग्राफ कहाँ बन जाएगा, नीचे, ठीक, ये सीधा लाइन फिर सीधे पूछना और बिल्कुल इनफाइनाइट पे जाके जीरो, बिल्कुल इनफाइनाइट पे जाके जीरो। याद रखें ये बातें मैंने ये मानते हुए लिखी हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या था, जीरो, ये माना गया है, ठीक है, ये रेफरेंस कर ले जीरो इन्फिनिटी को, रियलिटी ऐसी होती नहीं होती, क्या पता ना होती, ठीक, समझ में। अरे क्या आगे बढ़ना है, क्या आगे बढ़ना है, चलो, ठीक, ठीक है, समझ में पूरा ढंग से क्या, ठीक, चलो। तो हमने फील्ड देख लिया अंदर बाहर, पोटेंशियल देख लिया अंदर बाहर और ग्राफ देख लिया, ठीक, समझ में आई बात। अब हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी, इसकी बात करने जा रहे हैं एनर्जी। कौन सी एनर्जी, नहीं सरफेस एनर्जी, जो एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक, समझ में आई। चलो स्टार्ट करें, ठीक, सेल्फ एनर्जी अब तक के डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अच्छा थोड़ा सा लॉजिकल बात करें, जैसे मान लो एक स्फीयर, ठीक, समझ में, एक स्फीयर का कंडक्टर ही मान, ठीक, समझ। तो देखो एनर्जी का कारण क्या है, पहले तो तुम ये एनर्जी का कारण ये है कि भाई इसके ऊपर चार्ज तुमने रखा होगा, इसके ऊपर चार्ज क्या किया होगा, रखा होगा, ठीक। तो इमेजिन करो तुमने इसके ऊपर मान लिया चार्ज रखना शुरू कर, तो स्टार्टिंग में ये क्या था, अनचार्ज, तो तुम कहीं इनफाइनाइट से चार्ज लाओगे और उस पर क्या करोगे, अरे हाँ कि ना, अरे कहीं इनफाइनाइट से चार्ज लाओगे और उस पर क्या करोगे, ठीक, समझ। तो स्टार्टिंग में इसके ऊपर चार्ज नहीं रहा होगा, फिर तुम थोड़ा 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 चार्ज लाते गए, ठीक है, समझ में। स्टार्टिंग में चार्ज बिल्कुल नहीं था, फिर तुम चार्ज लाते गए लाते गए लाते गए और कुछ समय के बाद चार्ज कितना हो गया, क्यू, कुछ समय के बाद चार्ज कितना हो गया, क्यू, ठीक। तो सोचो ध्यान से, जीरो से क्यू होने में कुछ समय लगा है ना, ठीक है। तो कभी तो ऐसा भी रहा ना कि उस समय कि कुछ चार्ज इसके ऊपर छोटा क्यों रहा, अरे मान लिया स्टार्टिंग में चार्ज था 0, बाद में हो गया 10 कूलम, तो कभी तो ऐसा रहा होगा ना कि कभी 1 कूलम हुआ होगा, कभी 1.5 कूलम हुआ होगा, कभी 2 कूलम हुआ होगा, समझ में। धीरे धीरे चार्ज क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो तुम लॉजिकली बात करना कि जैसे मान लो किसी टाइम टी पर तुमने देखा कि इस पर कुछ चार्ज इकट्ठा हो गया, अरे हाँ कि ना, इसके ऊपर कुछ चार्ज क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, ठीक, समझ में, ठीक, कुछ चार्ज क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। तो क्या मान लो इसके ऊपर मैं मान लेता हूँ छोटा क्यू चार्ज इकट्ठा, कितना चार्ज इकट्ठा हो गया, छोटा क्यू चार्ज इकट्ठा हो गया। तो क्या है, छोटे चार्ज क्यू की वजह से मस्त इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, समझ में, ठीक, एक मस्त इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी हर डायरेक्शन, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ऐसे बढ़िया मस्त फील्ड बन गई। इसके ऊपर जो सब छोटा चार्ज क्यू इकट्ठा हो रखा है उस वजह से, ठीक। अब क्या करा मैंने, एक छोटा सा चार्ज dq, एक छोटा सा चार्ज क्या है, dq, ठीक, समझ में, एक छोटा सा चार्ज क्या है, dq, ठीक, समझ में, जो कहाँ से कहाँ तक बिखरा हुआ है, इन्फिनिटी तक था। अब जब मैं छोटे चार्ज dq को इन्फिनिटी से उठा के सरफेस तक रखूंगा, तो मुझे बताओ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा,
अच्छा ये काम मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कर रहा हूँ कि उसी डायरेक्शन में कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिक लाइक सिंपल सी बात है, मैं डीक्यू चार्ज लाऊंगा तो मुझे रिपल्शन मिलेगा, डीक्यू चार्ज लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? रिपल्शन मिलेगा, और मैं रिपल्शन की अगेंस्ट जा रहा हूँ। तो इस केस में क्या स्फीयर की एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल लॉजिकली भी करना, तुम रिपल्शन के अगेंस्ट चार्ज को मूव करा रहे हो तो क्या धीरे 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 स्फीयर की एनर्जी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। और जितना काम तुमने टोटल करा होगा जीरो से लेकर के चार्ज कैपिटल क्यू तक पहुंचाने में, क्या वही एनर्जी होगी स्फीयर की? अरे बिल्कुल लॉजिकल बात है ना। अरे जैसे मान लो क्या हो, सुनना, इसे अपना बिल्कुल ठीक समझ में, ठीक बिल्कुल जब आया तो उसका मन नहीं लगता था पढ़ने लिखने में, ठीक समझ में। तो पापा ने क्या किया? पीटना शुरू किया, काम हुआ इस पर, ठीक समझ में। रोज सुबह शाम रात, 2 सुबह 2 शाम 3 रात में दे देते हैं, ठीक समझ में एक बात, ठीक मान लो। तो अब इसके ऊपर धीरे धीरे क्या हुआ? काम होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो है इसकी बॉडी में बढ़िया किस्म का ट्रांसलेशन होने लगा, दिमाग में बढ़िया प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया। और एक दिन जो है इसको जो है मान लो डॉक्टर बनने के बाद मेडिकल साइंस में कुछ नोबेल प्राइज मिल गया, ठीक है समझ में। इसने कोई नई थ्योरी डेवलप कर ली, गधे को इंसान कैसे बनाया, ठीक समझ में। तो सुनना ध्यान से, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिताजी ने इसके ऊपर क्या करा था? कुछ काम करा था। अब काम जितना अच्छा हुआ उतना ही बढ़िया रिजल्ट मिला, समझ में आएगा, ठीक। अरे समझ में आया नहीं आया? क्लियर है ना कि काम जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा क्या है? रिजल्ट आना क्या हो गया? स्टार्ट, ठीक क्लियर है बात। तो ऐसे यहाँ पे कि भाई साहब जितना ज़्यादा तुम वर्क करोगे चार्ज बड़े क्यूब को असेंबल करने में, उतनी ही इस स्फीयर के अंदर क्या हो जाएगी? एनर्जी स्टोर हो जाएगी, समझ में आएगा? पहली बात। दूसरी चीज़ समझो, कई बार बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर ठीक है वो एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन वो एनर्जी कहाँ स्टोर, किस फॉर्म में स्टोर है? जैसे जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो वो एनर्जी स्प्रिंग में मौजूद पार्टिकल्स के में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है, ठीक समझ में है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एनर्जी कहाँ है तो क्या आंसर? सवाल गलत है कि जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग की एनर्जी आप बता देते हैं भाई साहब, जो पार्टिकल्स उसके अंदर हैं उसमें क्या होगा? स्टोर। तो ये जो एनर्जी है ये कहाँ स्टोर? सरफेस पे या कहीं और? सरफेस पे नहीं, सुनना। जब तुम चार्ज को उठा करके ला रहे थे तो देखो दो बातें हो रही थी। क्या यहाँ धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा था? तो क्या ये लाइंस भी बढ़ रही होंगी? अरे धीरे धीरे ये लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या हो रही होंगी? स्ट्रॉन्ग हो रही होंगी। लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या हो रही होंगी? स्ट्रॉन्ग हो रही होंगी। ये समझ में है? तो ये जो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इन्हीं में ये एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती रहती है। यानी कि वो जो एक चार्ज तुम इनफाइनाइट से लेकर के यहाँ तक लाए थे, उसकी जो सेल्फ एनर्जी है वो इसके सरफेस से लेकर के कहाँ तक बिखरी हुई है? अनंत, इनफाइनाइट। समझ में है? इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, हम बोलते हैं ये क्या कैरी करती हैं? एनर्जी कैरी करती हैं। क्या कैरी करती हैं? याद करो गॉस लॉ का बेसिक थ्योरी मैंने बताया था। इससे ये अंदाजा लगता है कि किसी एरिया से कितनी एनर्जी पास ऑन होगी, ठीक। तो सरफेस एनर्जी जो लॉ जो सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों को, वो ये होता है कि उनको लगता है सारी एनर्जी सरफेस में ही असेंबल्ड है, ठीक है। असल में ऐसा नहीं, वो एनर्जी कहाँ से कहाँ तक है? सरफेस से लेके इन जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वहाँ तक ये एनर्जी बिखरी हुई। क्या ये पूरी कहानी समझ में आती है? तो कल की क्लास में हम निकालना सीखेंगे सरफेस एनर्जी कितनी होती है। कंसेप्ट समझ में आया क्या है? क्यों है ये समझ में आया? क्योंकि चार्जेस को असेंबल करने में आप काम कर रहे होंगे, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से इस पूरे सिस्टम में एक एनर्जी क्या हो जाएगी? एसोसिएट हो जाएगी। समझ में आई बात? इसी एनर्जी को हम नाम देंगे सरफेस एनर्जी का, और इसी बारे में मतलब ये कितनी होती है एग्जैक्टली यही हम निकालेंगे अगली क्लास। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अरे समझ में आया नहीं आया? अभी के लिए बस यहाँ तक नेक्स्ट